औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, आज का जो मेरा टॉपिक है वो सुपीरियर जुडिशरी है। ये हमारी बुक, जैसे कि आपको पता है, जो जिन्होंने पहला लेक्चर मेरा सुना है यूट्यूब पे अपलोडेड है, कि जुडिशियल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान से रिलेटेड हम बुक जो है वो रीड आउट कर रहे हैं। और मेरी कोशिश है कि उसको तमाम के तमाम एक बार रीड आउट कर लिया जाए, ठीक है, ताकि हमें एक तो आइडिया हो जाए कि किस तरह से बुक जो है वो इस सिलसिले में लिखी जाती है और इसमें अहम चीज़ें कौन कौन सी हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको जो हमारा पहला लेक्चर था उसका रिकैप बता दूं। उसके अंदर जो हमने चीज़ें पढ़ी थी वो बेसिकली हमारे जुडिशियल सिस्टम का बैकग्राउंड था। अब अगर हम इस किताब से बैकग्राउंड पढ़ते हैं तो हमें इस चीज़ का अंदाज़ा होता है कि नॉर्मली हमारे माइंड में ये चीज़ है कि हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वो है ब्रिटिश से लिया हुआ, क्योंकि हमारे लास्ट जो हुक्मरानी का दौर गुजरा है वो ब्रिटिश लोगों का था। तो जी ब्रिटिश ने एक कानून बनाया था और ये सारी चीज़ें चलती हैं उनकी तरफ से। नो डाउट एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट है वो जुडिशरी के ऊपर, हमारे बाकी सिस्टम्स के ऊपर ब्रिटिश के है, नो डाउट, क्योंकि वो हम पे हुक्मरान रहे थे और ब्रिटिश एम्पायर थी, क्योंकि उनका मकसद था कॉलोनीज बनाना। तो वो तो एक अथेंटिक चीज है। लेकिन जब हमने बैकग्राउंड पढ़ा तो उससे हमें अंदाजा हुआ कि ऐसा सिर्फ ब्रिटिश के लिहाज से नहीं है, बल्कि स्टार्टिंग पॉइंट से ही डिफरेंट जो है वो किंगडम्स रही, जिसके अंदर अ, सबसे पहले हिंदुइज्म था, फिर उसके बाद मुस्लिम लोग आए, फिर उसके बाद ब्रिटिश आए। तो इन सब अदवार के मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं वो मिल मिला के जुडिशल सिस्टम पे भी असरअंदाज होती हैं, जो उसकी खसूसियात हैं। तो वो पढ़ने से हमें इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया। अच्छा, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो सुपीरियर जुडिशरी के। तो आइए इसे रीड आउट करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हैं। काइंडली कॉपी पेंसिल निकाल लें। इससे बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैं आपको साथ साथ बताती रहूंगी कि क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। The Constitution of Pakistan deals with the superior judiciary in a fairly comprehensive manner and contains elaborate provisions on the composition, jurisdiction, powers, and functions of these courts. The Constitution provides for the separation of judiciary from the executive and the independence of judiciary. अब मैं यहाँ पे रुकूंगी और थोड़ा सा आपको बताऊंगी। सबसे पहली तो चीज़ ये आती है कि इसमें बात बताएगी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है सुपीरियर जुडिशरी की, और बड़े ही फेयर मैनर्स के अंदर, जामे और अच्छे मैनर्स के अंदर बात करता है। और फिर उसके साथ वो जुडिशरी से रिलेटेड हमें कंपोजिशन का भी बताता है, यानी कि इसकी तंजीम साजी कैसे होगी, जुरिस्डिक्शन, इसका इख्तियार समात क्या होगा, अदालतों को क्या पावर्स मिलेंगी, उन्होंने कौन से फंक्शंस जो हैं वो करने हैं। ये चीज़ हमें कहाँ से पता चलती है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से। फिर पहला पॉइंट किया गया। दूसरा पॉइंट क्या है इसमें से निकालना है कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि ये चीज सेपरेशन ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट, कि हमारे जो सेपरेशन ऑफ जुडिशरी है फ्रॉम द एग्जेक्टिव, ये हमारे जो आइन है उसके एक अहम खसूसियत, उसके सैलिएंट फीचर्स के अंदर से एक फीचर भी है, ठीक है। और जिसे हम अदर वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि हम बात कर रहे हैं इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की, ठीक है। तो ये जहाँ कहीं भी हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, उसके अंदर इसको मकासिद में से एक मकसद के तौर पर रखा गया था। तो कहने का मकसद ये आता है कि ये हमारे आइन की खसूसियत भी है और हमारे सिस्टम की एक अहम खसूसियात में से भी एक आती है। अच्छा जी, इट entrust the superior courts with an obligation to preserve, protect and defend the constitution, the qualification of judges, their mode of appointment, service conditions, salary, pensions, etc. are also laid down in the constitution. The remuneration of judges, हाँ जी, इसके अंदर ये चीज आती है, द रिमनीरेशन ऑफ जजेस एंड अदर एडमिनिस्ट्रेटिव expenditures of the superior courts are charged on the federal, provincial, consolidated fund, which means it may be discussed but cannot be voted upon in the लेजिस्लेचर। अच्छा, अब इसके अंदर जो सुनने वाली बात है जिसको नोटिस करना चाहिए, कि जो हमारा लॉ है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, वो सुपीरियर कोर्ट्स को कुछ ऑब्लिगेशंस देता है। वो कहता है
कि आपने जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करना है, नंबर वन। नंबर टू, प्रोटेक्ट करना है। नंबर थ्री, उसको डिफेंड भी करना है। यानी कि अदालतों का अगर हमसे पूछा जाए, कभी भी आपसे पूछा जाए कि मेन मोटिव क्या है सुपीरियर कोर्ट्स का, तो भाई उसका कोर्ट का जो मकसद है, जिनके ऑब्लिगेशंस हैं, वो ये हैं कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिजर्व करें, उसको प्रोटेक्ट करें और डिफेंड करें। प्रिजर्व करें, प्रोटेक्ट करें एंड डिफेंड करें कॉन्स्टिट्यूशन का। उसके बाद ये चीज बताई गई कि हमारा जो अगर जजेस की क्वालिफिकेशन, उनकी अहली नाअहली, उनकी शराइत, ये सारी चीजें भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन ही हमारा बताता है। इसके अलावा अदर जो एक्सपेंडिचर्स होते हैं सुपीरियर कोर्ट्स के लिहाज से, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड फंड से अदा किए जाते हैं। ठीक है, कहने का मकसद ये है कि इन सारी चीजों को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया जाता है। कुछ चीजें होती हैं जो कि लेजिस्लेचर का हिस्सा होती हैं, लेजिस्लेचर ने करनी होती हैं, और कुछ चीजें जो है वो हुकूमत डायरेक्ट भी करती है, जिस तरह के प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, तो उन्होंने भी कई चीजें करना होती हैं। तो ये एक चीज हो गई इसके अंदर, ये हमारा पैराग्राफ था। अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जो हमारा एक पूरा पैराग्राफ हमारे सामने है, तो इसको हमने किस तरह से इसके अंदर से पॉइंट्स निकालने हैं, तो मैंने जब इसे पढ़ा तो मुझे तो ये चीज़ समझ लगी कि अगर मुझे कोई कहे कि बताइए खसूसियात क्या हैं, तो इसकी सबसे पहली चीज़ तो आ जाती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सुपीरियर जुडिशरी को बहुत अहमियत देता है। ठीक है, उसके लिए ज़रूरी है कि सेपरेशन ऑफ जुडिशरी और फ्रॉम द एग्जेक्टिव, यानी कि इंतजामिया से अदलिया की अलहदगी का कंसेप्ट है, जिसे कि इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कहा जाता है। फिर उसके बाद बात आती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमारी सुपीरियर कोर्ट से क्या मांगता है कि भाई आप मुझे प्रिजर्व करें, मुझे प्रोटेक्ट करें, मुझे डिफेंड करें। और ना सिर्फ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात आती है, बल्कि इसके साथ जो हमारे जजेस हजरात हैं, उनके जितने भी मामला हैं, उसके बारे में भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन गाइड करता है। तो ये इस पैराग्राफ में चीज थी। ठीक है, नोटिस कीजिए, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी अगर आप इस तरह से मेरे साथ चलते रहेंगे। ठीक है, इंशाल्लाह आपको कम से कम जुडिशियल सिस्टम में किसी किस्म की कोई एम्बिग्विटी नहीं रहेगी। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ हम पढ़े हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द ग्राउंड्स एज वेल एज फोरम and procedure for the removal of judges of the superior courts. The Supreme Judicial Council consisting of the senior judges of the Supreme Court and High Courts on its own, on a reference made by the President, may recommend the removal of a judge on the ground of misconduct or physical or mental incapacity. Thus, the Constitution ensures the freedom, independence and impartiality of the superior judiciary. अब देखें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पैराग्राफ कि ये बात कर रहा है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। अब खुद ये बात सोचें कि जब कोई पर्सन किसी ओहदे पे अपॉइंट होता है, ये भी तो हो सकता है ना कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि या वो जाती तौर पर कोई इस तरह का मामला क्रिएट करे जिससे उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए, या जिस्मानी लिहाज से वो किसी किस्म की कमजोरी का शिकार हो गया, जिसकी वजह से अपनी जिम्मेदारियां सही तरीके से अंजाम नहीं दे सकता। तो जहां पर हम किसी को अपॉइंट करने की शराइत देखते हैं, वहां पर जब वो शराइत खो जाती हैं दौरान ओहदा, तो फिर इस चीज को भी मद्देनजर रखा जाता है, उस शख्स को हटा दिया जाता है। उसकी रीजंस भी नेक्स्ट आएंगी, लेकिन यहाँ पे जो नोटिस करने वाली बात है वो ये बताई गई है कि ना सिर्फ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अपॉइंटमेंट्स, रिमनिरेशंस, उनकी मराहत, उनके प्रिविलेजेस की बात करता है, बल्कि इसके साथ साथ अगर उनको किसी सूरत में हटाया जाना है ना, तो उसके बारे में भी बात करता है। तो मैं इसके बारे में आपको ये देखें बता रही हूँ, रिमूवल, प्रोसीजर ऑफ रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुपीरियर कोर्ट्स। ठीक है, यहाँ पर मैं इसको करती हूँ, आपको समझ लग जाएगी। ठीक है, ये हमारा एक पूरा जो था इसके अंदर चीज थी कि ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बता रहा है। अच्छा, अब सिंपल मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ कि जब कभी आपसे ये चीज पूछी जाए कि जजेस को हटाने के लिए जो अदारा मौजूद है वो कौन सा है, तो भाई वो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है। आपने ये माइंड में रखना है, ये आपके सामने है बिल्कुल, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल। तो ये हमारा जो है वो बेसिकली ये अदारा है जो कि किसी भी सूरत में मामला जो है वो खराब हो तो उसे देखता है। ठीक है, तो ये हमारे सामने मौजूद है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या सिचुएशन इसके अंदर आ जाती है कि रीजंस बताई गई हैं कि क्यों जो है वो जो जिसको हटाया जाता है, वो कहते हैं ऑन इट्स ओन और द रेफरेंस ऑफ रेफरेंस मेड बाय द प्रेसिडेंट। ठीक है, अदालतें खुद भी हटा देती हैं, और जो रेफरेंस होता है ना प्रेसिडेंट का, वो
इसमें जो है वो काम आता है। प्रेसिडेंट की तरफ से भी सिफारिश की जाती है कि फलां जज को हटा दिया जाए। और जब ये इस तरह की सिफारिश आती है तो तहकीकात किसने करनी होती है? सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने। तो इसकी ये जिम्मेदारी है। अब उन्होंने आगे बताया क्या रीजंस आ सकती हैं। मे रिकमेंड द रिमूवल ऑफ अ जज ऑन द ग्राउंड ऑफ मिसकंडक्ट और फिजिकल और मेंटल इनकेपेसिटी। देखें, ये मेन रीजंस हैं। आप कहीं भी पढ़ेंगे आपको यही चीज पता चलेगी कि एक जज को ओहदे से क्यों हटाया जाता है। कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो ये ऐसी बातें नहीं है कि ये हमारे जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा नहीं है, हमारे जुडिशियल सिस्टम का हिस्सा है। इसको अच्छे तरीके से देखिए, इसकी एक चीज को नोटिस करें, पॉइंट्स बनाएं, ताकि आपको एक बार अच्छे से तरीके से जुडिशियल सिस्टम से आगाही हासिल हो जाए। ग्राउंड्स क्या हो सकती हैं उसमें? आपका जज का मिसकंडक्ट है, उसका फिजिकल या मेंटल इनकेपेसिटी है, यानी कि हर वो चीज जिसकी वजह से ये चीज प्रूव हो जाए कि अब वो अपनी जिम्मेदारी ऐसे तरीके से अंजाम नहीं दे पाएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से वो कहते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका सबसे अहम जिम्मेदारी ये है, वो इंश्योर करता है कि जो हमारी जुडिशरी है उसके अंदर फ्रीडम हो, इंडिपेंडेंस हो और इम्पार्शियलिटी यानी कि गैर जानिबदारी से काम करे। ये एक सुपीरियर जुडिशरी की खसूसियात हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट के साथ इस चीज को रीड आउट कीजिए। द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव रिसेंटली बीन गिवन अ डिग्री ऑफ फाइनेंशियल autonomy. This measures followed the Supreme Court ruling in the case of Government of Sindh versus Sharaf फरीदी। अच्छा जी, अब ये केस है, ठीक है, इसको अपनी बुक्स पे लिख लें, नोटबुक पे लिख लें। ठीक है, ये इंपॉर्टेंस रखता है। देखें, इसमें बात है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैव रिसेंटली। अब फाइनेंशियल एटोनॉमी से क्या मुराद है? यानी कि अपने मामलात को चलाने के लिए जो बजटरी कॉन्सेप्ट है उसमें भी अदालतों को खुद मुख्तारी दी गई है कि वो जिस तरह से अपने बजट को मद्देनजर रख के चीज़ों को मैनेज करना चाहती हैं, तो कुछ हद तक वो भी ये इख्तियार इस्तेमाल कर सकती हैं। पहले ये नहीं था। ये चीज हमारे सामने कैसे आती है कि सुप्रीम कोर्ट रूलिंग थी एक केस के अंदर, जिस केस का नेम है गवर्नमेंट ऑफ सिंध वर्सेस शराफ फरीदी। ठीक है, उसके अंदर क्या सारी स्टोरी थी, हम नेक्स्ट अब चल रहे हैं, हमें पता चलेगा। तो हम देख रहे हैं, द कोर्ट हेल्ड that the independence of judiciary also means the elimination of financial control of the executive over the judiciary, and therefore the Chief Justice of the Supreme Court and High Courts should be authorized to make the appropriation of funds within the budgetary allocation विदाउट द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब यहाँ तक मैं रुकूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि अब इस केस का मामला क्या था। वो कहते हैं कि इसमें ये कोर्ट जो है उसने हेल्ड किया कि भाई इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तो हम बात करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी तो है ना कि जो फाइनेंशियल कंट्रोल एग्जेक्टिव कर रही है जुडिशरी पे, उसको भी इलिमिनेट किया जाए, मतलब उसको खत्म कर दिया जाए, उसको जड़ से उखेड़ दिया जाए। ठीक है, और फिर इस हिसाब से जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट है और जो हाई कोर्ट्स के बाकी चीफ जस्टिस हैं उनको ऑथोराइज किया जाए कि वो अपने जो भी उनकी जरूरत है, जो उनकी बजटरी एलोकेशन है, ठीक है, उसके मुताबिक वो तनासुब से फंड्स जो है वो उसको मैनेज करें। ठीक है, एग्जेक्टिव को अंदर से निकाल दिया जाए और विदाउट द अप्रूवल ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री, और इसके अंदर किसी किस्म की कोई मिनिस्ट्री की, फाइनेंस मिनिस्ट्री की जरूरत ना हो उसके अप्रूवल की। यानी कि उन्होंने इस चीज पे फोकस किया कि भाई जो मामलात हैं रुपए पैसे वाले, उसकी भी मैनेजमेंट अदालतें खुद करें, उनके हेड करें। ठीक है, द कोर्ट वेंट ऑन टू elaborate दैट द चीफ जस्टिस वुड thus be competent to reappropriate amounts from one head to another and may also create or abolish post and upgrade or downgrade the same। वो कहते हैं इसमें ये बात की गई कि अब इसके तनासुब को दोबारा से जो ये तमाम रुपए पैसे के खर्च से मामलात हैं, वो आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जजेस को दें। जजेस जो हैं वो उस चीज़ को क्रिएट भी करें, बोरिश भी करें, और अगर उनको पोस्ट से रिलेटेड कुछ लोगों को रखना है या निकालना है तो उस मामले में भी जो जजेस हैं वो देखें। तो आप क्या करें कि इनको जो है वो इख्तियार दें अदालतों को कि वो इस चीज़ को देख सकें। अच्छा जी, तो ये हमारा पैराग्राफ बनता है इस सिलसिले में। अब देखें, पिछली जो चीज़ हम पढ़ते हैं साथ साथ इसको जोड़ी जाए, बड़े मजे से आपको एक चीज पता चलेगी, और बकायदा तौर पे मैं एंड पे आपको इसका रिव्यू भी दे दूंगी कि क्या इसमें हमने सारी चीजें पढ़ी थी।
अच्छा जी। उसके बाद है, दस रूलिंग कम ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ आर्टिकल 175 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन which provides that the judiciary shall be separated progressively from the executive within 14 years. The court held that as per such constitutional mandate, the functions of magistracy should be by uh, bifurcated, ठीक है, bifurcated, and the judicial magistrates must be placed under the administrative control of the High Court. The court fixed the 3rd of the March 1994 as the last date for carrying out this measure. अच्छा जी। अब इसके अंदर ना ये चीज बताई गई है कि ये सारी इंटरप्रिटेशन कब हमारे सामने आती है, सॉरी, ये रूलिंग कब हमारे सामने आती है। बेसिकली बात ये थी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो इंटरप्रिटेशन थी वो की जा रही थी, और स्पेसिफिक क्लास की, जो हमारा 175 की क्लास 3 थी, ठीक है, उसके बारे में। तो उसमें ये बात कही गई कि जो जुडिशरी है ना, उसको सेपरेट कर दिया जाएगा एग्जेक्टिव से। ठीक है, ये हमारे बकायदा तौर पर वर्ड्स लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी, 14 साल के अंदर अंदर। ठीक है, यानी कि हमारा एक ये हदफ था कि एग्जेक्टिव का जो जोर है ना वो खत्म कर देना है हमने जुडिशरी से, ताकि जुडिशरी जो है अपने तमाम मामलों को डील करे। ठीक है, अब वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के लिहाज से ये बात कही गई थी, जो मजिस्ट्री है ना, ठीक है, मजिस्ट्रेसी है, उसको अपॉइंट करना, जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट करना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल होगा हाई कोर्ट का। ठीक है, तो हाई कोर्ट जो है ये मजिस्ट्रेसी जो है उसको देखेगी। ठीक है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स को भी देखेगी। ठीक है, तो ये दोहरा जो इख्तियार हैं वो इस्तेमाल कर सकती है। कौन सी हमारी कोर्ट? हमारी हाई कोर्ट। यानी कि जो सूबे से रिलेटेड हाई कोर्ट होगी, हर सूबे की हाई कोर्ट को इख्तियार दे दिया जाएगा। तो ये कहा था कि ये कोर्ट जो है ना इन मामलात को हल करेगी, ये अहदाफ जो है हासिल कर लेगी। कब तक? 3 मार्च 1994, यानी कि 1994 की बात है, जब ये सारी चीज जो है इसके ऊपर वर्क किया जा रहा था, इसके ऊपर डिस्कशन जारी थी। इन इट्स ऑर्डर dated 24th January 1996 on the review petition, the Supreme Court extended the set date to 3rd March 1996 and uh, um, reiterated that separation must be effected by the due date, and added that no request for further extension in time will be entertained. अब उसमें ये चीज हुई कि 24 जनवरी 1996 को रिव्यू पिटीशन थी हमारे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट पहले दी गई थी उसको थोड़ा एक्सटेंड कर दिया, और उसके बाद साथ ये भी कह दिया कि अब इसके ज्यादा मजीद डेट्स नहीं दी जाएंगी। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो हमारे सेपरेशन ऑफ पावर का जो हमने वर्क करना है वो मुतासिर होगा, इसलिए अब इसके बाद कोई डेट नहीं दी जाएगी। ठीक है, अब नतीजतन क्या हुआ? कॉन्सिक्वेंटली थ्रू appropriate amendments in law, judicial magistrates were placed at the disposal of High Court. Later, the Supreme Court, in the cases of Al Jihad Trust versus Federation and Asad Ali versus Federation, further interpreted various provisions in the Constitution and clarified that the procedure and qualifications for appointment to the Supreme Court and High Court and appointment of the Chief Justices of the said courts. अब देखिए मेरी बात सुने, इसमें क्या चीज आती है? वो कहते हैं कि जो मजिस्ट्रेट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के मामला थे, ठीक है, वो तो हाई कोर्ट की मर्जी पे चले गए थे। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे दो केसेस रिपोर्ट हुए, अल जिहाद ट्रस्ट वर्सेस फेडरेशन। ये इसको इस केस के बारे में किसको नहीं पता कि ये केस जो है ये खास तौर पर हमारी जुडिशरी के इंतजाम को जो है वो मॉडिफाइड करने में बड़ा अहम किरदार अदा करता था। ठीक है, और हमारे हिस्टोरिकल जो केसेस है उनमें से एक केस है ये। ठीक है, अच्छा जी। तो इसमें क्या चीज आती है? वो कहते हैं कि फर्दर इंटरप्रिटेड इंटरप्रिटेटेड वेरियस प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कहते हैं कि इसके बाद कई जो इंटरप्रिट हमारी प्रोविजंस थी कॉन्स्टिट्यूशन को, उससे रिलेटेड इंटरप्रिटेशन की गई और क्लैरिफाइड किया गया। क्या क्लैरिफाई किया गया? प्रोसीजर, क्वालिफिकेशन, के भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों का जो तकर्रुर है वो किस तरीके से होगा, यानी कि मजीद इसके ऊपर वर्क किया गया।
तो इसलिए से अगर हम पूरी डिस्कशन पढ़ें तो हमें पता चलता है कि 3 केसेस थे तो जिसने अहम किरदार अदा किया था। अब तक हमें इतना पता चल गया। अब उसके बाद हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ चल रहे हैं। This procedure was changed by the Constitution 18th and 19th Amendments Act 2010. Before such amendments, the standing practice was that the Chief Justice of Pakistan used to recommend a panel to the President, and the President would select a suitable judge from the said panel. अब उसमें क्या था कि हमारी जो अमेंडमेंट्स हैं, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में होती हैं वक्त के साथ साथ। तो 18वीं और 19वीं अमेंडमेंट बहुत अहमियत रखती है। ये एक्ट पास हुआ था 2010 में। इसमें अब वो कहते हैं कि इससे पहले अगर हम बात करें ना, तो स्टैंडिंग प्रैक्टिस ये थी कि चीफ जस्टिस जो था वो रिकमेंड करता था एक पैनल, मतलब जजों का एक पैनल बना दिया जाता था कि इसके अंदर फलां जजेस हैं। तो वो प्रेसिडेंट, ठीक है, रिकमेंड, उसके सामने रिकमेंड कर दिया जाता था प्रेसिडेंट, एंड द प्रेसिडेंट सिलेक्ट अ सुटेबल जज फ्रॉम द सेड पैनल। और फिर जिस तरह से उसके अंदर छानबीन नहीं होती, जैसे कहते हैं छांटी कर देना, तो उसमें से जो हमारे प्रेसिडेंट साहब थे वो जज जो उनको मुनासिब लगता था वो कर लेते थे। भी similarly for the appointment of judges in the high courts, the respective chief justice will forward a panel। वो कहते हैं इसी तरह से जैसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस का अपॉइंट करने के लिए, उनको देखने के लिए एक पैनल बना के प्रेसिडेंट को भेज दिया जाता, प्रेसिडेंट उन जजों में से देख लेता था कौन सा रखना है। उसी तरह ये हाई कोर्ट के लेवल पे भी इसी तरीके से होता था। तो चीफ जस्टिस फॉरवर्ड कर देता था पैनल, ठीक है। अब उसके अंदर ये चीज होती थी प्रेसिडेंट और जो, क्योंकि सूबे की बात आ गई, हाई कोर्ट है, तो वहां पे वो इख्तियार जो कि वफाक में प्रेसिडेंट को होता है वो गवर्नर के पास होता है सूबे में। तो वो सूबा का गवर्नर इस तरह से करता था कि वो उनमें से चूज कर लेता था। फिर था द रिकमेंडेशन ऑफ चीफ जस्टिस वाज बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट एक्सेप्ट फॉर साउंड रीजंस टू बी रिकॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट। तो क्या चीज थी कि चीफ जस्टिस साहब ने जो रिकमेंडेशंस की होती थी प्रेसिडेंट साहब को, वो उनके ऊपर बाइंडिंग होती थी। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज थी जिससे कि प्रेसिडेंट मुतमईन नहीं था या उसकी कंट्रोवर्शियल जो है वो थिंकिंग आती थी, तो फिर वो उसको लिख के बताना पड़ता था कि भाई मैं किस वजह से जो है वो इस जज को नहीं रख रहा। ठीक है, तो यहाँ तक ये बात समझ आ जाती है। तो अब बस इसमें ये माइंड में रख लें कि सबसे पहले जो तरीकेकार चलता था ना, यानी कि हमारी 18वीं और 19वीं अमेंडमेंट से पहले तो एक पैनल बिल्ड करके ना जजेस का भेज दिया जाता था प्रेसिडेंट के साथ, प्रेसिडेंट के पास। और प्रेसिडेंट को साथ रिकमेंडेशंस दे दी जाती थी कि भाई हम आपको रिकमेंड करें कि ये जज कर लें, ठीक है, ये जज रख लें। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट होती थी। और बोथ आप ये समझ लें कि लेवल पे, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट हो। अब बात आती है कि न्यू प्रोसीजर ऑफ अपॉइंटमेंट फिर क्या था। अगर पहला ये था तो न्यू प्रोसीजर क्या था। फॉलोइंग द adoption of constitutional 18th and 19th amendments act 2011, following the adoption of constitutional, यहाँ पे थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। न्यू प्रोसेस एंड प्रोसीजर वाज प्रेस्क्राइब्ड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस टू द सुपीरियर जुडिशरी। तो कहते हैं कि अब जब हमारी अमेंडमेंट्स आई, ठीक है, जिसका जिक्र ये देखें हमारे सामने है बिल्कुल, तो क्या हुआ कि इनको जो है वो करने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए जो है वो एक प्रॉपर प्रोसीजर जो है वो तैयार करने की कोशिश की गई थी। ठीक है, ये हमारी चीज आ जाती है। ठीक है, सुपीरियर जुडिशरी के लिए द 18th अमेंडमेंट वाज एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग द पार्लियामेंटेरियन सिस्टम एंड ट्रांसफरिंग एडिशनल subjects to the provinces. The parliament also prescribed a new fora and procedure for the appointment of judges, cases of appointment in superior courts, Supreme Court, Federal Shariat Court, High Courts are to be processed through two forums। अब यहाँ तक मैं रुकती हूँ और मैं आपको जरा बताती हूँ। अम, यहाँ पे नोट कर लें कि जब 18वीं तरमीम की बात आती है तो उसकी दो अहम खसूसियात अगर पूछी जाए तो वो ये चीज होती है। एक तो उसका मकसद ये था कि पार्लियामेंट को ज्यादा से ज्यादा इख्तियार दिए जाएं, और दूसरा सबसे अहम मकसद ये था कि जो पार्स है ना वो प्रोविंसेस को दे दी जाए। मतलब जिस तरह से हम पढ़ते हैं कि हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर 3 तरह की फहरिस्त होती हैं। एक मरकज के इख्तियारात होते हैं, एक सूबों को, और जो तीसरी होती है वो होती है कि जिसमें दोनों का ही
जो है वो पार्टनरशिप होती है, दोनों की पार्टीशन होती है इख्तियारात की। कुछ वो मरकज भी टैक्सेस ले रही होती है, सूबे भी ले रहे होते हैं। इसी तरह से कुछ और चीजें उसके अंदर शामिल होती हैं। तो उसमें ये चीज बताई गई कि कोशिश की जा रही थी कि जो मुश्तरका इख्तियारात की फहरिस्त हम उसे कहते हैं, ठीक है, वो भी प्रोविंसेस को दे दी जाए। ठीक है, ताकि प्रोविंसेस जो है वो अपने मामलात को देखें और सूबे जो है वो बाइख्तियार नजर आए अपने मामलात को डील करने में। क्योंकि वफाकी निज़ाम की यही जो है वो खूबसूरती होती है कि एक जगह पर फेडरल के पास इख्तियारात होते हैं और दूसरे सूबाई। तो 18वीं तरमीम की जो सबसे अहम इम्पोर्टेंट खसूसियात हैं वो ये हैं कि एक तो पार्लियामेंट को ज्यादा इख्तियारात देने की कोशिश की गई, और फिर उसके साथ प्रोविंसेस को मजबूत किया गया। जो इख्तियारात मुश्तरका इख्तियारात की फहरिस्त थी वो भी उनको जो है वो देने का सोचा गया था। अच्छा जी। अब इसके बाद जो चीज आ जाती है वो हम देख लेते हैं। आ, हाँ जी। तो हम अपना तरह चल रहे थे तो हाँ जी, आ जाता है। अच्छा जी। अब हमने नेक्स्ट पढ़ना था कि इसको किस तरह से देखा जाता है। हाँ जी, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी। जरा पेज जो है ना वो थोड़ा सेटिंग के अंदर ये होता है कि हिल जाता है, तो फिर दोबारा से सारी चीजें जारी हो जाती हैं। तो हाँ जी, ये हमारा पैराग्राफ था। जी। अब हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे थे अपॉइंटमेंट्स की, कि अब रिसेंट जो हमारी 18th अमेंडमेंट हुई थी उसमें क्या इख्तियारात जो हैं वो दे दिए गए थे। हाँ जी, ये थी हमारी, यहाँ तक हमारी बात हुई। जी, ये हमने बात की थी यहाँ से कि द पार्लियामेंट आल्सो प्रेस्क्राइब्ड अ न्यू फोरा, यानी कि उसने एक नया, हमें पार्लियामेंट ने एक प्लेटफॉर्म दिया एंड प्रोसीजर फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। फिर केसेस ऑफ अपॉइंटमेंट इन सुपीरियर कोर्ट्स। तो पार्लियामेंट्री निज़ाम को मजबूत किया, मरकज के से हटकर प्रोविंसेस को इख्तियारात फराहम किए गए। इसके साथ एक और चीज़ फराहम की गई, वो नेक्स्ट बता रहे हैं कि यहाँ से मैं शुरू करने लगी हूँ। जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड पार्लियामेंट्री कमेटी, दो हमारे पास अब चीजें आ गई। जुडिशल कमीशन का हमने ऊपर तस्करा कर लिया, लेकिन जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी ना, वो जो हमारी 18वीं तरमीम है जिसका जिक्र हम ऊपर कर रहे हैं उसकी पैदाशुदा है। अब उसमें क्या था कि किस तरह से उन्होंने जजों के बारे में क्या जिम्मेदारी अदा करना थी वो देखना। द जुडिशल कमीशन is headed by the Chief Justice of Pakistan and comprises senior judges of Supreme Court, Chief Justice and senior appointee judges of High Court। appointee का मतलब होता है कि इंफीरियर, मतलब एक सुपीरियोरिटी चल रही होती है तो उससे निचले जो जजेस होते हैं उनके लिए ये वर्ड यूज होता है। तो इससे एस जो है इसके अंदर साइलेंस है तो इसमें पॉइनी पढ़ते हैं। पॉइनी जजेस ऑफ हाई कोर्ट, अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, फेडरल एंड प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स, representative of the federal and provincial bar councils, etc. The commission nominates names of each vacancy and forwards it to the parliamentary committee for the confirmation। अब देखें, बात जरा गौर से सुने कि जुडिशियल कमीशन जो है उसको बनाने के लिए कौन कौन से लोगों की जरूरत है। ठीक है, उसके अंदर उसका हेड अगर आपसे पूछा जाए कि जुडिशियल कमीशन का हेड कौन सा होता है तो वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होता है। ठीक है, इसके अलावा कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, सुपीरियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। यानी कि आप जब इसकी तंजीम पढ़ते हैं ना तो ये माइंड में रखें कि फ्रॉम द स्टार्टिंग
जो हमारी अपेक्स कोर्ट है उससे कुछ लोग लिए जाएंगे, फिर हाई कोर्ट से लिए जाएंगे, फिर हमारे जो है वो आ जाएंगे अटॉर्नी जनरल, फिर उसके बाद हमारे फेडरल और प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स आ जाएंगे, फिर हमारे जो बार्स हैं उससे लोग भी लिए जाएंगे। तो आपने ना इसका सेटअप अपने माइंड में बना के रखना है, ठीक है। जिस तरह से हमने ये चीज पढ़ ली है, यही फॉर्मेशन इसकी है, ठीक है। कि इसके अंदर हेड हो गया चीफ जस्टिस, इसके अलावा सीनियर जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, फिर चीफ जस्टिस एंड सीनियर पॉइंट जजेस ऑफ हाई कोर्ट आ जाता है। फिर हमारा अटॉर्नी जनरल इसके अंदर शामिल होगा, फिर अटॉर्नी जनरल के अलावा लॉ मिनिस्टर जो कि फेडरल का होगा, और इसके अलावा जो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्टर्स हैं वो, फिर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द फेडरल एंड प्रोविंशियल बार काउंसिल्स, ठीक है। तो क्या होता है कि वो कहते हैं कि द कमीशन नॉमिनेट्स नेम्स फॉर ईच वैकेंसी एंड फॉरवर्ड इट, कि जो हमारा ये जुडिशियल सुप्रीम, ये जो हमारा है जुडिशियल कमीशन, ठीक है, इसका काम क्या है कि इसने हर बंदे के लिए नॉमिनेशन करने के लिए, उसकी वैकेंसी को पूर करने के लिए भेज देनी है, ठीक है। नेम किसे भेज देने? पार्लियामेंट्री कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी पर किस मकसद के लिए? कंफर्मेशन। अब ये पार्लियामेंट्री कमेटी का जो कंसेप्ट था, ये 18वीं तरमीम से पहले नहीं था, ठीक है। ये जो जजेस की तकर्री था ना, ये इख्तियार सिर्फ ये होता था कि चीफ जस्टिस, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था, एक पैनल बनाता था और फिर प्रेसिडेंट से डायरेक्ट, तो चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट के आपस के मामला थे। 18वीं तरमीम के बाद क्या चीज हुई कि बाकायदा तौर पर एक पार्लियामेंट्री कमेटी भी तश्कील दी गई, ठीक है। वो पार्लियामेंट के अंदर से ही लोग होते हैं। नेक्स्ट बताया जाएगा कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। कोशिश ये थी कि जजेस के अपॉइंटमेंट में पार्लियामेंट की मंशा को भी मद्देनजर रखा जाए, तो इसलिए इन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी भी तश्कील दे दी। तो ये यहाँ से शुरू हो रही है, वो आप देखते जाएं। द पार्लियामेंट्री कमेटी comprises 8 members, 4 from National Assembly and 4 from Senate. The committee scrutinizes the nominations and names confirmed are forwarded to the president through the prime minister for appointment। अब देखें, पूछा जाए जी पार्लियामेंट्री कमेटी किस तरमीम की पैदाशुदा है, ठीक है। तो 18वीं तरमीम की है। कितने लोगों पर मुश्तमिल होती है भाई? 8 लोगों पर मुश्तमिल होती है। 4 हमारी नेशनल असेंबली से हैं, 4 सेनेट से हैं। बराबरी का मद्देनजर रखा गया। मकसद उनका ये है, क्या मकसद है? ये वर्ड हमारे सामने है भाई। स्क्रूटिनाइज करना, किसको? नॉमिनेशन जो भेजी गई हैं सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की तरफ से, सुप्रीम जुडिशियल कमीशन की तरफ से, सॉरी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना है कि उन्होंने इसको स्क्रूटिनाइज करना है, और फिर उन्होंने उसको कंफर्म करने के बाद उसको भेज देना है प्रेसिडेंट के पास, लेकिन भेजने वाला उसमें शख्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर होगा, ठीक है। तो ये सारा सिनेरियो है। अब नेक्स्ट चलते हैं। द एट 18th amendment was challenged in the Supreme Court and examined by a 17-member bench. We decided to send a reference to the Parliament with certain recommendations to improve the process and procedure of appointment of judges. The Parliament graciously considered the reference and approved many recommendations through the adoption of Constitution 19th Amendment Act 2010। अब यहाँ पे जरा बात गौर तलब है और सुनने वाली है। वो ये आती है कि जो हमारी ये अमेंडमेंट थी, ठीक है, इसमें पार्लियामेंट्री कमेटी को बड़ा आगे रखा गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने चैलेंज कर दिया था, ठीक है। और 17 मेंबर पर मुश्तमिल एक बेंच बनाया गया, ठीक है, जिसके अंदर ये बात बताई गई कि डिसाइडेड टू सेंड अ रेफरेंस टू पार्लियामेंट विद सर्टेन रिकमेंडेशन, कि ठीक है पार्लियामेंट्री कमेटी आपने बनाई है, ओके, हमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ अमेंडमेंट्स हैं हमारी तरफ से, कुछ रिकमेंडेशंस हैं जिसको आप बतौर अमेंडमेंट या इम्प्रूवमेंट के तौर पर इसको थोड़ा देखें। मकसद क्या है कि जो प्रोसेस अपनाया जा रहा है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट के सिलसिला में, जजेस के अपॉइंटमेंट के सिलसिला में, उसमें रिकमेंडेशंस दी हैं दिलिया ने पार्लियामेंट्री कमेटी को। तो फिर क्या हुआ कि पार्लियामेंट ने ग्रेशियसली, यानी कि बड़े अच्छे अंदाज में उसको कंसीडर किया रेफरेंस को, और उन्होंने अप्रूव्ड कर ली वो रिकमेंडेशंस थ्रू द एडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और 19th अमेंडमेंट टू एक्ट 2010 के तौर पे, यानी कि जो अदलिया ने उनको रिकमेंडेशंस दी उन्होंने बाकायदा तौर पर उसे मंजूर किया, और वो 19वीं तरमीम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहलाई।
In the light of 18th and 19th Amendments, judges of Supreme Court are appointed through the Judicial Commission, which consists of Chief Justice of Pakistan as chairman and four senior judges of Supreme Court, one former Chief Justice or judge of the Supreme Court nominated by the chairman in consultation with the four members judges as member। अब देखिए मेरी बात सुने। अगेन फिर जुडिशल कमीशन जो है उसकी वो किन लोगों पर मुश्तमिल होगा, वो बताया गया कि हेड करने वाला जो चेयरमैन है तो वो हमारा चीफ जस्टिस होता है किसका, जुडिशल कमीशन का। ठीक है, फिर उसके बाद फोर सीनियर जजेस हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट के होंगे, और एक फॉर्मर चीफ जस्टिस होगा, और फिर जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट होगा। ठीक है, जो कि नॉमिनेट किए जाएंगे चेयरमैन की तरफ से, यानी कि हमारे चीफ जस्टिस की तरफ से। और कंसल्टेशन होगी विद द फोर मेंबर जजेस, यानी कि जो जिनका जिक्र ऊपर किया गया है उनसे भी कंसल्टेशन के बाद। द रिमेनिंग मेंबर्स आर, कौन से हैं वो देख लें। जो हमारे मुल्क के अटॉर्नी जनरल है वो भी इसका हिस्सा है, फेडरल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड जस्टिस वो भी इसका हिस्सा है, और अ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय द पाकिस्तान बार काउंसिल, और एक एडवोकेट साहब भी होंगे जो कि हमारी सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट करेगी। सॉरी, सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेट नहीं करेगी। क्वालिफिकेशन ये है कि जो एडवोकेट साहब हैं वो हमारे सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट होंगे, और उसको नॉमिनेट करना पाकिस्तान बार काउंसिल का काम होगा। वंस द जुडिशल कमीशन अप्रूव्स अ न्यू name for appointment a judge of the Supreme Court, it goes to the eight-member parliamentary committee that has equal representation of the government and the opposition as well as of the two houses। ठीक है, वो कहते हैं कि जिस तरह यहाँ से नाम जो है वो पास होंगे तो हमारा जो कमीशन है इसको भेज देगा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास। और पार्लियामेंट्री कमेटी की जिस तरह खसूसियत पता है कि इसके अंदर रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट और ओपोजिशन की एक जैसी है, इसी तरह से दोनों हाउस की रिप्रेजेंटेशन भी एक जैसी ही है, तो उसमें कोई तनासुब नहीं रखा गया। ठीक है, जिस तरह से चार मेंबर हमने बताया कि नेशनल असेंबली के हैं और चार मेंबर जो है वो सेनेट के हैं, तो उसके अंदर कोई इस तरह की बात नहीं है, बराबरी दी गई है। ठीक है, तो क्या होगा, द कमेटी हैज 2 वीक्स टू कंसीडर द नॉमिनेशन। अब ये भी देख लें, नोटिसेबल पॉइंट है, कभी पूछा जाए कि जो पार्लियामेंट्री कमेटी कितने अरसा के अंदर जो है वो नॉमिनेशन करेगी, तो अब वो देखें। इफ अप्रूव द नेम इज फॉरवर्डेड टू द प्रेसिडेंट। अब क्या सूरत हाल होती है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने भेजा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास जो कि 8 अफराद पर मुश्तमिल है। पार्लियामेंट्री कमेटी ने तकरीबन लिए उसको नॉमिनेशंस को देखने के लिए 2 वीक्स के करीब। ठीक है, इसी तरह से है। ठीक है, तो फिर क्या सिचुएशन हुई कि प्रेसिडेंट को किया थ्रू द प्राइम मिनिस्टर फॉर अपॉइंटमेंट द पार्लियामेंट्री कमेटी फॉर रीजंस टू बी रिकॉर्डेड मे नॉट कंफर्म द रिकमेंडेशन बाय 3/4 मेजोरिटी। अब देखें, जजेस की जो नॉमिनेशंस की रिकमेंडेशन है उसको देखने के लिए पार्लियामेंट्री कमेटी जो है ना उसके 3/4 मेजोरिटी का होना जरूरी है। ये बहुत ही नोटिसेबल पॉइंट है, और अक्सर इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं तो हम इसको पढ़ तो जाते हैं बट इतना नोटिस नहीं कर पाते, तो फिर मुश्किल हो जाती है। 3/4 मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट इसके अंदर पाया जाता है। ठीक है, ये देखें, 3/4 मेजोरिटी की बात इसके अंदर आ रही है, इन विच। ठीक है, ये मैंने इसको ब्लू करके भी आपको दिखाया है। ठीक है, इन विच इंस्टांस द डिसीजन इज फॉरवर्डेड, किसको फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, ये फॉरवर्डेड किया जाएगा टू द कमीशन थ्रू द प्राइम मिनिस्टर। In that eventuality, the commission is required to send another nomination। अब वो कहते हैं कि इसके लिए 3/4 मेजोरिटी की जरूरत है। अगर फॉर एग्जांपल के डिसीजन उन्होंने इस तरह का दिया कि उस रिकमेंडेशन से एग्री नहीं है पार्लियामेंट्री कमेटी, तो उसने फिर क्या करना है, उसने उसको बैक भी कर सकती है ना कमीशन के पास, और वो कह सकती है कि फलां जो है वो रिकमेंडेशन से वो एग्री नहीं है, तो एक बार दोबारा देखा जाए। ठीक है, और फिर क्या होता है उसके अंदर ये चीज आ जाती है कि एक चीज ये हो जाती है, अगर वो इनकार कर दे तो भी उसने जो हमारा जो जुडिशल हमारा है कमीशन उसको बता देना है। ठीक है, अगर वो पास कर लेती है तो भी उसने फॉरवर्डेड कर देना है कमीशन को, और थ्रू प्राइम मिनिस्टर अब करेगी। ठीक है, पार्लियामेंट्री कमेटी को। और फिर ये कमीशन है, ये रिक्वायर इसकी जो है वो क्या कर देगा, नॉमिनेशन जो है वो सेंड कर देगा।
इस तरह से लिखा हुआ है कि कमीशन इज रिक्वायर्ड टू सेंड अनदर नॉमिनेशन। तो जब अगर वो एग्री नहीं करता तो वो कोई और नॉमिनेशन कर देगा कि भाई, अगर पार्लियामेंट्री कमेटी एग्री नहीं है और कमीशन को दोबारा से अप्रोच कर लेती है कि भाई इस नॉमिनेशन से हम एग्री नहीं है कोई और, तो वो फिर कोई और नॉमिनेशन भी रख सकता है। तो ये इसकी सूरत हाल इस तरह से आ जाती है। अब क्या आता है वो हम जरा देख लें। नोट विथ स्टैंडिंग द प्रोसीजर प्रोवाइडेड इन आर्टिकल 175A, the president has to appoint the most senior judge of the Supreme Court as the Chief Justice of Pakistan, as per opinion of the Supreme Court. On a reference received from the President, the government is not authorized to decide inter-seniority of the judges. The issue was resolved by another verdict of Supreme Court, wherein it was held that the inter-seniority of the judges of High Court shall reckon from the date of their appointment as additional judge of the High Court. However, if appointed on the same day, then it shall reckon from their seniority in age। ठीक है, अब इसके अंदर वो कहते हैं प्रोसीजर जो हमारा आर्टिकल 175A है वो था, उसके अंदर लिखा है कि जो मोस्ट सीनियर जज है ना सुप्रीम कोर्ट का, उसको अपॉइंट करना प्रेसिडेंट का काम है। ठीक है। अब उसमें कहते हैं कि एक रेफरेंस जो कि प्रेसिडेंट से रिसीव होता है, ठीक है, कि जो सीनियोरिटी डिसाइड करना है ना किसी जज की, सबसे बड़ा काम ये है कि ओहदे के लिहाज से सीनियोरिटी या जो भी उनके सीनियोरिटी के मामलात हैं, वो एक अंडरस्टूड बात है कि उसके बारे में जो है वो डिसीजन कोई देना वो कि हमारी जो एग्जेक्टिव है उसका काम नहीं है। ठीक है, जुडिशरी इसको बेहतर तरीके से जानती है कि सीनियोरिटी से रिलेटेड मामला को कैसे डील करना है। तो इस मामले को जो वर्ड यूज किया है वो है इंटर सी सीनियोरिटी ऑफ द जजेस। ठीक है, और वो कहते हैं कि ये चीज ना, इसमें भी थोड़ा रा क्रिएट हो गया कि ये एग्जेक्टिव देखेगी सीनियोरिटी के मामलात को या फिर जुडिशरी देखेगी। जुडिशरी ने तो जो है वो कह दिया कि भाई ये जो मामला है हम देखेंगे। द इशू वाज रिजॉल्व बाय अनदर वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। फिर एक और फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का, और उन्होंने कहा कि इट वाज हेल्ड दैट द इंटर सीनियरिटी ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट शैल रिकॉन फ्रॉम द डेट ऑफ देयर अपॉइंटमेंट एज एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। कि अब इनकी जो सीनियोरिटी का कॉन्सेप्ट है ना, ये तब से उनकी सीनियोरिटी गिनी जाएगी या उसको मैयर किया जाएगा जब वो अपॉइंट होंगे एज एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है। तो ये सारी सूरत हाल उसमें लिखी गई हो। एवर इफ अपॉइंटेड ऑन द सेम डे देन इट शैल रिकॉन फ्रॉम देयर सीनियोरिटी इन एज। ठीक है। तो एक होती है ओहदे की सीनियोरिटी, एक होती है बाय एज। तो दोनों कॉन्सेप्ट्स को डील किया गया और उसमें बताया गया कि अगर ओहदे की सीनियोरिटी है तो वो तो उस टाइम से गिनी जाएगी जब वो एडिशनल जज ऑफ हाई कोर्ट बनेंगे। ठीक है। और जब तक ये चीज देखी जाएगी कि एज के लिहाज से सीनियोरिटी, तो वो तब से कंसीडर होगी, मतलब तब देखा जाएगा कि जब वो जज बना था एज अ जज अपॉइंटमेंट उसकी हुई थी, तो तब उसकी एज क्या थी। तो ये इसके अंदर जो था इसका कॉन्सेप्ट था। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमारी जो कॉन्सेप्ट आ जाता है वो है फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट। अब हम अपनी इस तमाम अदालतों की बात कर रहे हैं, तो हम फेडरल शरीयत कोर्ट को किस तरह से भूल सकते हैं। ठीक है। तो बड़ी जबरदस्त इसके अंदर चीज है कि किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया गया। फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड जजेस ऑफ फेडरल शरीयत कोर्ट, द चीफ जस्टिस एंड मोस्ट सीनियर जज ऑफ द सेड कोर्ट आर एडेड टू द कंपोजिशन ऑफ द जुडिशियल कमीशन। अब देखें, उसमें ये चीज बताई गई है कि जो हमारी जुडिशियल कमीशन है ना, ठीक है, जो हमारा ये कमीशन है उसके अंदर क्या है कि फेडरल शरीयत कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है और जो सीनियर जजेस हैं, ठीक है, उनको भी शामिल किया जाता है। ठीक है, उनसे भी पूछा जाता है प्रोवाइडेड दैट फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस द मोस्ट सीनियर जज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच कॉम्पोजिशन। ठीक है। तो ये इसके अंदर चीज आती है कि हमारी जब फेडरल शरीयत कोर्ट की बारी आती है उसके जजेस के मुंतखब करने की, तो उन लोगों को भी जब मुंतखब किया जाता है, जो हमारा कमीशन है जुडिशल कमीशन, उसके अंदर फेडरल कोर्ट से रिलेटेड भी सीनियर जजेस मौजूद होते हैं। लेकिन उन्हें बात बताई है कि जब इसके चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की जाती है तो मोस्ट सीनियर जज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम सच कॉम्पोजिशन। ठीक है।
तो जो मोस्ट सीनियर जज है उसका उसको एक्सक्लूड कर दिया जाता है। ठीक है। सिमिलरली फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस एंड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, द चीफ जस्टिस एंड सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट, प्रोविजनल मिनिस्टर फॉर लॉ एंड एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 15 years standing as nominee of the provincial bar council are added to the composition of the commission। यानी कि बताया गया है चीज कि कौन कौन से लोग शामिल होंगे। फेडरल शरीयत कोर्ट के जो मामलात को देखा जाएगा उनके जजेस की अपॉइंटमेंट की जाएगी। तो उन्होंने ये चीज बताई है कि उस अदालत के जजेस मौजूद होंगे, ठीक है, जिनकी जो सीनियोरिटी बेस्ड है। ठीक है। फिर उसके बाद क्या होगा कि चीफ जस्टिस होगा, सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट होंगे, प्रोविंशियल मिनिस्टर ऑफ लॉ फॉर लॉ होगा, एन एडवोकेट ऑफ हाई कोर्ट 15 years जिसकी स्टैंडिंग हो, ऐसा एडवोकेट जिसकी तकरीबन 15 साल उसकी प्रैक्टिस है। ठीक है। एज नॉमिनी ऑफ प्रोविंशियल बार काउंसिल आर एडेड टू कंपोजिशन ऑफ द कमीशन। तो ये लोग होंगे। हाउ एवर फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ जस्टिस द सीनियर मोस्ट जज इज एक्सक्लूडेड फ्रॉम द सच composition just like appointment in the Supreme Court। The chief justices and judges of the Federal Shariat Court and High Court are appointed by the President through their nomination by the Judicial Commission and confirmation by the Parliamentary Committee। Again चीज बता दी कि जजेस चाहे हमारी फेडरल शरीयत कोर्ट के हैं चाहे हमारे हाई कोर्ट के हैं, अपॉइंटमेंट उनकी होनी है प्रेसिडेंट से। लेकिन थ्रू नॉमिनेशन करने वाला हमारे पास जो दो अदारे हैं, जो एक कमीशन है जो कि हमारा जुडिशल कमीशन है, और उसकी कंफर्मेशन किसने करनी है, हमारी पार्लियामेंट्री कमेटी ने करनी है। तो ये चीज मद्देनजर रखें कि जब जुडिशरी की नॉमिनेशन की बात है तो इसके लिए फट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि हमारा जुडिशल कमीशन की बात है, और उस नॉमिनेशन की कंफर्मेशन पार्लियामेंट्री कमेटी करेगी। और जब प्रेसिडेंट के पास चले जाएगा और प्रेसिडेंट अपनी असेंट दे देगा, इस चीज पे एग्री कर जाएगा, तो हम कहेंगे कि ये मामला जो है वो क्लियर हो चुका, जो इसका प्रोसीजर था वो कंप्लीट हो गया। अब देखें इसके अंदर जो आज का हमारा लेक्चर था, इसके अंदर जो बातें मेन इंपॉर्टेंट थी वो इस लिहाज से थी, हमने स्टार्टिंग अपनी ली। ठीक है। मैं फर्दरली आपको शॉर्ट शॉर्ट बता देती हूँ। कंसेप्ट हमारा क्या था कि भाई हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस नजरिए को लेकर चलता है। तो हमने कहा कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो लेके चलता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी को। ठीक है। ये हमारा आ गया। फिर क्या, अपॉइंटमेंट के मामला हमने पढ़े। हमने कहा कि जी जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बात करता है कि जजेस की अपॉइंटमेंट के बारे में, उनकी सैलरीज के बारे में, उनकी रिम्यूनरेशंस के बारे में, उनके एक्सपेंडिचर्स के बारे में। ठीक। एक दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा पॉइंट हमें हमारे पास ये आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करना, ठीक है, उसको प्रिजर्व करना, प्रोटेक्ट करना और डिफेंड करना भी हमारी जुडिशरी का काम है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और हम हर जगह ये लिखते भी हैं, बस थोड़ा सा दिमाग खोल के पढ़ने की बात है। ठीक है। फिर इसके साथ हमारे बात आई कि अगर जहाँ पर अपॉइंटमेंट है तो वहां पर कंसेप्ट ऑफ रिमूवल भी होगा कि जी जब जॉब दी गई तो जॉब से हटने की वजूहात भी होती हैं। तो उसमें बताया गया कि हाँ बिल्कुल उसकी रीजंस हो सकती हैं, हमारा मिसकंडक्ट, हम फिजिकल या मेंटल इनकेपेसिटी। तो इन चीज़ों को जजेस करने के लिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है। ठीक है। जो कि सीनियर जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पे मुश्तमिल है, उसकी पूरी कंपोजिशन बताइए। अच्छा, एक और चीज मद्देनजर रख लें कि यहाँ पर नेम आ रहा है कि अगर इस चीज को करना है जजेस के बारे में, मैं आपको थोड़ा बता दूं ताकि वो मिक्स ना हो जाए चीज, कि जजेस के बारे में कि उनका मिसकंडक्ट या उनकी रिमूवल की बात आती है तो उसके लिए जो हमारे पास है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। और जो हम बात कर रहे हैं अपॉइंटमेंट के बारे में वो हमारा जुडिशल कमीशन है। तो इसके अंदर आपने फर्क रखना है। कमीशन का काम क्या है, अपॉइंटमेंट करना, और काउंसिल का काम है रिमूवल की जानकारी करना कि क्या ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है। यहाँ तक हमने इसमें चीज पढ़ ली। फिर हमने केस का तस्करा किया कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध वर्सेस शराफ फरीदी का केस था, वो मामला चला। ठीक है। उसमें जो मेन बात हुई वो ही थी फाइनेंस कंट्रोल से रिलेटेड ना, कि जो अदालतें हैं उनको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी दी जाए। वो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। एक पॉइंट इसके अंदर ये आ जाता है कि अदालतें अपनी बजटरी एलोकेशन जो है वो खुद कर लें। ठीक है। तो ये किस सूरत में आया था, मकसद इन सब चीज़ों का ये था कि अदालत को किसी भी लिहाज से बाउंड ना रखा जाए कि उसके ऊपर एग्जेक्टिव का कंट्रोल रहे। ठीक है। तो ये चीज़ आती है, या ये बात हो गई
फिर उसके बाद एक बात बताई जाती है कि एक पिटीशन हुई थी, ठीक है, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने इसकी डेट जो है वो एक्सटेंड की। फिर उसके बाद कहा गया कि इससे ज्यादा मजीद नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये सारे केसेस से मुतल्लक हिस्ट्री थी कि ये चीज आती थी। इसमें सबसे पहले बात बता दी कि अगर हम बात करें ये 18 अमेंडमेंट 19वीं अमेंडमेंट से पहले, तो जस्ट तरीकेकार ये होता था कि जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान था, जब जजों का अपॉइंटमेंट करना होता था तो एक पैनल बनाता था और विद रिकमेंडेशंस उनके नेम जो है वो सदर को सेंड कर दिए जाते थे। सदर साहब जो थे वो फिर उसमें से विद रिकमेंडेशंस को मद्देनजर रखते हुए जो है वो असेंट दे देते थे। ये सेम केस ही हाई कोर्ट के साथ था, लेकिन फिर ये है कि इसके अंदर चेंजिंग्स की गई और 18वीं अमेंडमेंट आई और 19वीं अमेंडमेंट आई। 18वीं अमेंडमेंट में क्या हुआ, जो मैंने जैसे आपको पहले बताया कि उसके अंदर जो सूबे थे उनको इख्तियार ज्यादा देने की कोशिश की गई। साथ एक पार्लियामेंट्री कमेटी बनाई। मकसद उसका ये था कि जुडिशरी के अपॉइंटमेंट में भी पार्लियामेंट जो है वो उसका थोड़ा जो है वो किरदार रहे। तो वो सारी चीजें आ जाती हैं, ठीक है। तो ये मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें थी जो ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस भी कर चुकी हूँ, ठीक है। होप सो कि आपको ये समझ लगी होगी कि हमारा स्ट्रक्चर किस तरह से चल रहा है, अपॉइंटमेंट कैसे होती हैं, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल और जुडिशियल कमीशन के क्या मामला होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जिस तरह आगे से जा रहे हैं, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा एक प्रॉपर है एक चैप्टर जो कि जुडिकेचर के ऊपर है। उसके अंदर सारी चीजें विद आर्टिकल हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह उसको भी हम डिस्कस करेंगे ताकि हमें अच्छे तरीके से ये नॉलेज हो जाए कि इसमें क्या चीज़ें शामिल हैं। तो आज के लिए इतना ही हमारा लेक्चर है। इसको सुने, रीड आउट करें, खुद भी इसके नोट्स बनाएं ताकि चीज़ जो है वो क्लियर हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।